बोलिए पूजा जी। तो हंगामा सुन रही हूँ सर्वेश जी अपने आगे अपने नॉलेज के साथ मनमोहन जी सुनिएगा एक सेकंड, पूजा जी बोलिए। शाहरुख खान को आप गाली दो सर्वेश जी और अपने इसकी ज्यादा आधे कुछ नहीं अधूरे करो। नॉलेज के साथ बार बार कह रही हैं कि आप पैलेस्टीन का मुद्दा तो उठाते हैं पर आप हिंदुओं का, बंगाली हिंदुओं का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं जिनकी लिंचिंग हो रही है। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट इनको देना चाहूंगी कि 20 दिसंबर 2025 को सदन की फ्लोर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीपू चंद्र दास और अमृत मोहनलाल की हत्या का मुद्दा उठाया था। राशिद अल्वी ने उठाया था। 27 दिसंबर 2025 को मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उठाया था। अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्यसभा में उठाया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 28 दिसंबर 2025 को असफाउद्दीन ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में सरकार से यह आग्रह किया था कि जिन बंगाली पूजा जी, बांग्लादेश जब आपकी प्रियंका जी वो झोला लेके गई थी ना, जब उनको ट्रोल किया गया था, उसके बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ये बात बोली थी, पहले क्यों नहीं उठाया? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार पहले से भी हो रहे थे, लेकिन प्रियंका जी ने पैलेस्टाइन वाले मुस्लिम के लिए वो झोला टांग के सदन में जाना उचित समझा। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या पे जब उनको पूरा घेरा गया तब जाके वो आके बात करती है। तो ये दोहरा चरित्र और दोहरी राजनीति मत दिखाइए देश के सामने में। और अपनी सख्त वो स्टैंड घोषित करें। और क्योंकि अब बहुत देर से झूठ बोले जा रहे हैं। नहीं, झूठ तो आप परोस रही हैं। जब आपको घेरा जाता है तब आप दिखाते हैं कि हम तो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए है। ये सारा समस्या कांग्रेस है। मुझे ये बताइएगा जरा पूजा जी, मुझे ये बताइएगा कि जब जितने भी आपने नाम लिए कांग्रेस की लीडरशिप के, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो कुछ भी हो रहा था उस पर बयान दिया, एक तो मुझे याद है इस पर बार बार सवाल उठा कि कांग्रेस इससे लेकर बात क्यों नहीं कर रही है। जब कांग्रेस ने की तो क्या कहा? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर हम चिंतित हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर पूजा जी इसके बाद आप जवाब दीजिएगा ना, मैं आपको सुन पाऊंगी तब, अभी नहीं सुन पा रही हूं क्योंकि अभी मैं बोल रही हूं आपसे। मैं ये कह रही हूं, ये कहा गया कि अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है हम उसके लिए चिंतित हैं, एक तो बहुत बाद में, और फिर अल्पसंख्यकों पर। हिंदुओं को लेकर बार बार कांग्रेस ने कभी स्पेसिफाइड ये नहीं बोला, लेकिन बात इतनी सी है, ये मुद्दा बहुत इधर उधर चला जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब बात करनी है अगर घुसपैठियों पर, तो घुसपैठियों पर खुलकर बात करनी चाहिए। अगर घुसपैठियों को निकालना है तो साथ में मिलकर निकालना पड़ेगा, वरना इस देश में राज्यों में जहां जहां घुसपैठिए हैं, जहां जहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो बाकी लोगों का अधिकार है उनसे छीन लिया जाएगा। और इस बात के लिए जितनी चिंता बीजेपी को है उतनी ही चिंता कांग्रेस को भी होनी चाहिए। गामा साहब, अब साथ साथ ये भी मुझे बता दीजिए, बोलिए पूजा जी, पहले आप बोल लीजिए, फिर मनमोहन जी आपके पास, रंजन साहब आपके पास भी आ रही हूँ। मुझे आप बताइए कि कांग्रेस की पार्टी का कोई एक लीडर का घुसपैठियों के साथ खड़े हो रहा है? हम तो कह रहे हैं 11 साल से आपकी सरकार है, आपने कुछ महज 3000 घुसपैठियों को बाहर भगाया है। 11 साल से आपकी सरकार है, आप असम इलेक्शंस के 2 महीने पहले आके बोलते हैं 2.5 करोड़ घुसपैठी है। हम तो कह रहे हैं 19 लाख एनआरसी में आए थे, कितने डिपोर्ट हुए पूर्णिमा जी? 467, 460 लोग सिर्फ डिपोर्ट हुए ट्रिब्यूनल खेलने के बाद। 2.5 साल की कितने लोगों की मौत हो गई। हम कह रहे हैं कि वही यूपीए सरकार में 88,000 घुसपैठियों को बाहर किया गया था। तो घुसपैठियों को अपना चुनावी जुमला मत बनाइए। वो यहाँ के साधन यूज कर रहे हैं, वो हमारे लोगों की नौकरी खा रहे हैं, वो शायद फर्जी वोट भी दे रहे हो, लेकिन आप उन्हें बाहर करिए। आप उन्हें सिर्फ चुनावी झुंझुना मत बनाइए और हर चुनाव में उन्हें लेकर आइए और बाद में भूल जाइए। आपकी 2 टर्म से सरकार है पूर्णिमा जी, और घुसपैठियों पे तो होम मिनिस्ट्री को फर्स्ट साइनेज से एक्शन लेना चाहिए था, पर नहीं, घुसपैठियों का मुद्दा उठता है जब चुनाव आते। हम वही कह रहे हैं कि इसको चुनावी राजनीति मत सीखिए। अगर आपको देश की चिंता है, अगर आपको देश के पोरस बॉर्डर्स की चिंता है, अगर आपको चिंता है कि ये हमारे देश में लीगली घुसे हैं, तो उन्हें बाहर किया। तो फिर सीए एनआरसी का खुलकर समर्थन करिए, हमें नंबर दीजिए ना एनआरसी में। आप खुलकर समर्थन तो करिए, कितने आप खुलकर समर्थन करिए। बताइए कितने डिपोर्ट हुए? जो लोग कागजात नहीं दिखा पाते, अगर एसआईआर से वो बाहर होते हैं तो उसमें समस्या है, एनआरसी की बात होती है तो उसमें समस्या है, सीए की है तो उसमें समस्या है। आलोक रंजन जी, ये नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से देखिए, एक तो पॉलिटिकल करेक्टनेस उसकी बात होती है, इस तरीके के सीमावर्ती राज्यों में, और सिर्फ असम की नहीं बाकी जगह भी जहां जहां डेमोग्राफी की प्रॉब्लम है,
कहीं ना कहीं तो ऐसे राज्यों में सख्ती वाले न सिर्फ बयान बल्कि सख्ती वाले कदम की जरूरत है। हो सकता है कि उसको लेकर आपको एक झेलना पड़े, विरोध झेलना पड़े, आपको लेकर तमाम बातें कही जाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ अ डे अगर समस्या पता है तो उसके समाधान की तरफ भी तो बढ़ना ही होगा, वरना ये तो चुनावी मुद्दे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जिसको सूट करेगा वो इसे बुनाएगा। मैं पूर्णिमा जी आपको बताना चाहता हूं कि ये दुनिया का 4th लार्जेस्ट कॉरिडोर है जहां से इतना मैसिव माइग्रेशन होते रहा है, और जितना भी माइग्रेशन हुआ है ये तो कांग्रेस के रिजीम में हुआ है। ये कभी बीजेपी के रिजीम में इतना बड़ा माइग्रेशन नहीं हुआ है, क्योंकि बीएसएफ का रूल जब चेंज किया गया उसके बाद से प्रोटेक्शन हो गया। अभी कुछ वहाँ पे जो बार्बिंग का काम चल रहा है वो थोड़े से डिस्टेंस से बचा हुआ है, तो माइग्रेशन अभी तो बहुत कंट्रोल्ड है और ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे बहुत सारे माइग्रेंट्स लोग बाहर गए हैं। जो आंकड़ा दिया जा रहा है 88,000 का, वो क्यों दिया जा रहा है उसको हम स्पष्ट कर देते हैं। क्योंकि जो माइग्रेंट्स थे प्लेट्यू और प्लेन एरिया में रह रहे थे उनका डॉक्यूमेंटेशन था, तो उसके आधार पर उसको अलग किया जा सकता था। लेकिन अभी जो बचे हुए माइग्रेंट्स हैं वो रिवराइन ट्रैक्ट में रह रहे हैं, जहां पे फ्लड इफेक्टेड है, वहां पे डिजास्टर्स आता है, तो वहां पे कोई भी लैंड रिकॉर्ड नहीं है, वहां पर कोई भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है लैंड का कि कैसे उसको इस्टेब्लिश किया जाए। इसमें एक बहुत बड़े मतलब कमेटी बना करके, कमीशन बना करके पूरी इंक्वायरी करके इस प्रक्रिया को करने की जरूरत होगी। बहुत डिफिकल्ट है वहां पे आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या है कि अब बंगाली मुस्लिम्स और बांग्लादेशी मुस्लिम्स में भी आप कभी भी एंथ्रोपोलॉजिकली या लिंग्विस्टिकली उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वहां के समूह में वो लोग सब बिल्कुल घुलते मिलते जा रहे हैं और उनका मैरिटल रिलेशनशिप तक वहां पर बन चुका है, और वहां से बहुत बड़ा माइग्रेशन करके झारखंड को बसाया जा रहा है। ये एक प्रकार का बहुत बड़ा ये इन्वेजन हो रहा है कल्चर पे, और ये बहुत ही सीरियस मैटर है जिसके लिए गवर्नमेंट्स को तो बहुत स्टेप लेना ही होगा। वहां के कॉमन नागरिक को भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी, एनजीओज को भी इसमें सामने आना होगा, जो इस बात पर रिपोर्टिंग करे। इवन जर्नलिस्ट को रिपोर्टिंग करना होगा कि कहां पर किस प्रकार से माइग्रेशन हो रहे हैं, आबादियां बढ़ रही है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। लेकिन पहले तो आंकड़ा गवर्नमेंट को ही देना होगा, पहले आंकड़ा सरकार को ही देना होगा, काम सरकार को ही करना होगा, क्योंकि पहली जिम्मेदारी उन्हीं की, और इसीलिए तीसरा टर्म दिया गया है। इसीलिए सरकार को तीसरा टर्म दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इशू बताया, लगा जनता को कि ये इशू इंपॉर्टेंट है, इसका निवारण होना चाहिए, इसीलिए तीसरे टर्म में मौका दिया, इसीलिए पहली जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। एक क्लोजिंग कमेंट मनमोहन गामा जी आपसे ले रही हूं, 30 सेकंड्स रख के क्लोजिंग कमेंट लेके चर्चा को खत्म करूंगी। मनमोहन जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से, शेख हसीना जी को आखिर आपने क्यों? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कपड़ा देख के पहचानता हूं जब चुनाव आता है। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव आता है तो कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तो इनको घुसपैठ नहीं कर पाते हैं, ये इनकी नाकामी है। अगर आसाम के मुस्लिम को ताकत दिया, वहां अगर हमारा मुख्यमंत्री होता है तो घुसपैठियों को ऑल इंडिया मुस्लिम बाहर करेगा। ठीक है, आपकी ठीक है, ठीक है साहब। उनसे अगर ठीक है सर, उनसे अगर ये पूछना चाहिए तो फिर ये भी पूछना चाहिए कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो जैसे बयान जब वो वैसी देते हैं तो क्यों देते हैं। उनसे ये भी पूछ लेना चाहिए कि जय श्री राम डर और दबाव की वजह से बुलवाया जा रहा है। उनसे ये भी पूछ लेना चाहिए जब वो ये कहते हैं कि हिंदू नहीं बल्कि हिंदुत्व एक समस्या है, तो उनको पूछना चाहिए कि फिर वो किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू कभी खतरे में नहीं रहे, जब वो ये कहते हैं तब फिर उनको समझना चाहिए कि वो किसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और किसकी नहीं। 30 सेकंड सर्वेश जी आपका क्लोजिंग। देखिए, देश के लिए ये डेमोग्राफी चेंज जो है सर, अगर ऐसा है तो फिर कश्मीरी पंडितों की वो हालत नहीं होती जो कश्मीर में हुई, तो समस्या है और खतरे में रहा है हिंदू भी। आपने सही कहा पूर्णिमा जी, मैं वैसी बात को बोलने वाला था कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज है ये बहुत बड़ी विकट समस्या है, और मौजूदा सरकार को इसे कहते हैं ना कि वो डंडे की राजनीति से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये इतना विकराल रूप धारण कर लेगा कि हमारे देश के लिए जो संप्रभुता है उसके लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो जाएगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में डंडा नहीं चलता है, समस्या देख लिया। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून व्यवस्था होती है, डंडा नहीं चलता है। पॉलिसीज चलानी है तो पॉलिसीज चलाइए और पॉलिसी आधारित काम करिए। नहीं, डंडा नहीं चलता है, डंडा नहीं चलता है, पॉलिसीज आधारित काम करिए तो हटाइए, डंडा नहीं चलता है। लगाना पड़ेगा तभी ये बात। देश कानून व्यवस्था से चलता है, डंडे से नहीं चलता है, ये भी समझना होगा। बयान इधर से आएगा तो बयान उधर से भी आएगा, लेकिन क्या कोई भी बयान
संविधान से ऊपर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बराबरी को खारिज कर सकता है, नहीं कर सकता है। घुसपैठी तो के मूल लिए कोई समस्या पे बराबरी और जाइए, हमारे तो देश मूल का संविधान समस्या पर जाइए और घुसपैठियों के लिए घुसपैठियों नहीं को बाहर बना है। निकालिए, देश का आंकड़े संविधान दीजिए, भारत के नागरिक घुसपैठियों को बाहर उनके लिए बना निकालिए, हुआ है। बोलिए कि घुसपैठियों का एग्जैक्ट नंबर रख के घुसपैठियों को बाहर निकाले। ये सिर्फ किसी के निकाला लिए भी जाएगा, चुनावी एक-एक मुद्दा नहीं होना घुसपैठियों चाहिए, को चिन्हित किसी करके के लिए निकाला भी ये जाएगा। चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए।